हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डेली टेस्ट 07 ये करने वाले हैं। ये एसआई टेस्ट सीरीज पर जो अपना चल रहा था फ्री टेस्ट, ये 22 फरवरी को था। आप ऐप में देखेंगे तो आपको 22 फरवरी में मिल जाएगा। तो देखते हैं, हमारा पहला सवाल हिंदी से है। 5 सवाल हिंदी के रहेंगे, फटाफट कर लेते हैं। आसान से सवाल है, संधि का सवाल यहाँ पर वापस आया। देखो यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो हमने 6 टेस्ट किए हैं, एक हफ्ते में 6 शॉर्ट टेस्ट होते हैं, 7वें दिन फुल लेंथ टेस्ट होता है पूरे 100 सवालों का, वो संडे को होता है। इसके बाद वापस, क्योंकि सेकंड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट में हमने संधि का टॉपिक वापस रिपीट किया, इसलिए संधि वापस आ गई। सवाल है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि? अभी सिर्फ संधि का नाम पूछा है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट जवाब दीजिए। पहले तो हम देख लेते हैं इसका संधि विच्छेद होगा कैसे। देखो, इसका संधि विच्छेद होगा हरि धन चंद्र। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी संधि, इसमें व्यंजन संधि नहीं आएगी, इसमें आएगी विसर्ग संधि। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि या कोई भी नहीं। देखो, इसमें जो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, क्योंकि हम संधि पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा इसको फास्ट आराम से कर लेते हैं। अभी देखो, उच्चारण का अगर मैं संधि विच्छेद बताऊं तो यहां पर हम लिख सकते हैं उद प्लस चारण। क्लियर है? अब उद प्लस चारण को अगर हम देखें तो यहां से ही हमें पता चलता है कि व्यंजन संधि। अब यहां से एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर यहां पर उत भी तो हो सकता है, उत भी इसका सही आंसर हो सकता है। डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक में आप देखेंगे तो उन्होंने उत को गलत माना है और उद को सही माना है। ये थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर उद को सही माना गया है, उत को उन्होंने गलत बता दिया है। उन्होंने इसके पीछे कुछ प्रमाण भी दिए हैं, कुछ जो ग्रंथ है उनके प्रमाण दिए हैं कि उत वास्तव में होता ही नहीं है, उद सही होना चाहिए, इसलिए वो उद को सही मानते हैं, उत को वो गलत मानते हैं। लेकिन फिर भी कई पुस्तकों में आपको उत भी मिलेगा, उत को सही माना गया। जैसे मैंने आपको मानस पब्लिकेशन की बताई गई, वहां पर उत प्लस चारण लिखा हुआ है, तो ऐसा मिल सकता है कई जगह। अब सही कौन सा माना जाए, देखो इसमें डाउट है। कैसे है डाउट, मैं बताता हूं मैं आपको। कई एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है और वहां पर उत प्लस चारण को भी सही माना गया है। तो उत प्लस चारण को भी एग्जाम में भी सही माना गया है, उद प्लस चारण को भी एग्जाम में सही माना गया, दोनों को ही सही माना गया है। ठीक है, हालांकि डॉक्टर राघव प्रकाश, दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। हालांकि मैं राघव प्रकाश का संदर्भ, क्योंकि हम राघव प्रकाश को तो एक ऑथेंटिक बुक के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो उनका जो प्रमाण दे रहे हैं उससे ज़्यादा सही माना जा सकता है। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम में दोनों सही माना गया है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये RAS मेंस का जो एग्जाम हुआ 2016 में, उसमें भी इस तरह का पूछा गया, जिसमें कई स्टूडेंट्स की जो कॉपी वापस आई है उसमें कई छात्रों ने उद भी लिखा है, उत भी लिखा है, दोनों को ही सही किया गया, दोनों में ही नंबर दिए गए। और कहीं एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इसको भी सही माना गया, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। वैसे ज़्यादा सही आपको उद प्लस चारण लिखना चाहिए, उद ठीक है। ओके, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। अब आता है उल्लेख का सही संधि विच्छेद। यहाँ पर भी वही चीज आप देख पा रहे हैं, उल प्लस लेख, उद प्लस लेख, उल्ल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो देखो यहाँ पर भी उद से ही बन रहा है, ये भी उत प्लस लेख भी हो सकता है, उद प्लस लेख भी हो सकता है, इसमें आप उद प्लस लेख कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमने पहले ये कर रखा है, पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि इसमें संधि कौन सी है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है? तो ये तो हमें पता चल गया कि इसमें स्वर संधि है। अब मुझे ये भी बताना है कि स्वर में कौन सी संधि है। तो स्वर में ये यण संधि है। अब यण संधि कैसे पता चला? मैंने आपको बताया कि जहां पर भी आधा अक्षर आए और बाद में य या फिर व आवे तो संभावना है कि वहां पर यण संधि होगी। जब यण संधि होती है तो आधे अक्षर पर पहले ई की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर ये अति प्लस चार या फिर अति प्लस आचार, ये हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अति प्लस चार से नहीं बन रहा है, अति आचार, तो अत्याचार ये बना है, अति प्लस आचार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, दिग प्लस अंबर, दिख प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। यहाँ पर ग या हलंत है, यहाँ पर पूरा है, और यहाँ पर दिग प्लस अंबर, यानी 2 एक जैसे ऑप्शन है, एक जगह हलंत और एक जगह हलंत नहीं है। तो पहला, एक तो ये व्यंजन संधि है, जब संधि यहाँ पर अलग हो रही है तो हमेशा संभावना होगी कि वहां पर आधा अक्षर से बना है, तो या तो दिग हो सकता है या फिर दिख हो सकता है। अब क्योंकि जो नियम है कि वो क वापस तीसरा अक्षर ग में बदलता है, तो ये क से बना है दिख धन अंबर, दिख प्लस अंबर। दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र।
दिशा ही वस्त्र है जिनका। दिगंबर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं आप जानते होंगे, जो जैन मुनि होते हैं दिगंबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते, जो नग्न रहते हैं, उनके लिए दिगंबर, जैन मुनि को कहा जाता है दिगंबर। तो क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं करते, दिशा ही जिनका अंबर होती, दिशा ही उनका वस्त्र है, वो सामान्य वस्त्र धारण नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें दिगंबर में आप ये भी देख सकते हैं कि दिगंबर समास भी बनता है, दिशा ही अंबर है जिनके, है ना। तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर समास भी बन रहा है, यहाँ पर संधि भी बन रही है, व्यंजन संधि यहाँ पर आ जाइए। इसमें कौन सी संधि है तो हम इसको लिख सकते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ हमारा हिंदी के 5 सवाल कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर राजस्थान का इतिहास के सवाल आपके यहाँ पर आ रहे हैं। जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे कहा गया? जोधपुर के शासक है लेकिन देहांत आगरा में हुआ, और आगरा में यमुना नदी के किनारे यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, और यमुना नदी के किनारे यहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। किस शासक है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राव गज सिंह, राव सूर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या राव उदय सिंह। तो उसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, सही आंसर होगा इसका राव गज सिंह। लगभग 1619 से 1638 इनका कार्यकाल रहा था, 1619 से लेकर 1638, 1619 से लेकर 1638 इनका कार्यकाल। यहाँ पर 1638 में इनका देहांत हो जाता है, और 1638 में यहाँ पर इनकी यहाँ पर छतरी भी बनाई गई है। इसके बारे में अगला सवाल भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक पूछा जा रहा है दल थंबन, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो दल थंबन की उपाधि थी, दल थंबन, ये उपाधि जहांगीर ने राव गज सिंह को दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। तो जहांगीर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहांगीर के द्वारा ये दल थंबन की उपाधि इनको दी गई। अब मैं कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राव गज सिंह के पिता थे महाराजा राव सूर सिंह, और राव सूर सिंह के पिता थे महाराजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह आपने सुना होगा। मोटा राजा इसलिए बोलते थे, थोड़े शरीर में मोटे थे इसलिए इनका नाम मोटा राजा भी इनको बोलते थे। तो ये इनके पिता थे। तो देखो आप इनका ये क्रम भी आप देख लेंगे। राव गज सिंह इनके पिता थे राव सूर सिंह, राव सूर सिंह के पिता थे राव उदय सिंह, और राव उदय सिंह के पिता हमने पहले बात की थी, इनके जो पिता थे वो थे मालदेव। तो ये मालदेव के पुत्र। तो देखो आपको 3-4 पीढ़ी एक साथ पता चल गई। मालदेव के बाद रावचंद्र सेन बनते, रावचंद्र सेन के बाद इनके भाई राव उदय सिंह के बाद राव सूर सिंह के बाद राव गज सिंह, और राव गज सिंह के बाद इनके पुत्र यहाँ पर राजा बनते हैं, वो है जसवंत सिंह। तो राव गज सिंह के पुत्र। देखो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 पीढ़ी आपको यहीं पर मिल गई इसी सवाल में। तो ये जोधपुर के शासकों का कालक्रम रहा है। और अगर किसी हम फैक्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो मैं कुछ और फैक्ट्स भी यहाँ पर लिख देता हूँ। राव गज सिंह, देखो राव गज सिंह के बाद जो राजा बनते हैं वो थे महाराजा जसवंत सिंह। राव गज सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के बारे में भी आपने सुना होगा। इनके 2 पुत्र थे, एक तो थे अमर सिंह राठौड़ और दूसरे पुत्र थे महाराजा जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ इनके ज्येष्ठ पुत्र थे और महाराजा जसवंत सिंह जो थे उनके छोटे पुत्र थे। लेकिन फिर भी महाराजा गज सिंह ने अमर सिंह राठौड़ को राजा न बनाकर इन्होंने राजा महाराजा जसवंत सिंह को बना दिया। हालांकि दोनों ही वीर थे, दोनों ही योग्य शासक थे, लेकिन जो राव अमर सिंह राठौड़ थे थोड़े से उद्दंड प्रवृत्ति के थे और अपने बाप का कहना भी नहीं मानते थे। इनका कहने में भी नहीं आता था, हठी प्रवृत्ति के थे, उद्दंड प्रवृत्ति थे। तो बाद में इन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को, क्योंकि इनका कहना नहीं मानते थे, बाप का कहना नहीं मानेंगे तो कौन बाप अपना उत्तराधिकार सौंपेगा, तो उन्होंने अमर सिंह राठौड़ को सत्ता न सौंप कर महाराजा जसवंत सिंह को सत्ता सौंप दी थी। बाद में राजा बने महाराजा जसवंत सिंह। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, उनके कुछ प्रसंग के बारे में। मैंने कहा थोड़े उद्दंड प्रकृति थे, लेकिन बहुत ही वीर प्रवृत्ति भी थी इनकी, बहुत ही वीर थे, स्वतंत्र रहने में विश्वास करते थे। तो जब इनको राजा नहीं बनाया गया तो ये शाहजहाँ के दरबार में चले गए, शाहजहाँ की सेवा में चले गए एक तरह, क्योंकि बहुत ही वीर थे। तो शाहजहाँ ने इन्होंने अपने पास बुलाया, बहुत सम्मान दिया और बहुत सारे युद्ध में भी इनको एक तरह से भेजा। तो शाहजहाँ, इतने एक वीर व्यक्ति की सेवा मिल रही, कौन नहीं रखना चाहिए। तो शाहजहाँ के दरबार में ये चले गए। बाद में शाहजहाँ ने इनको नागौर की जागीर वहां पर प्रदान कर दी थी। ठीक है, एक इनके बारे में जो आप जानते होंगे, मतीरे की राड़, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा आपको। मतीरे की राड़, मतीरेरी राड़, राजस्थान में ये बड़ा फेमस है। 1644 में बीकानेर के कर्ण सिंह, बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह, और नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ को लेकर एक युद्ध भी हो गया था। सामान्य जो बात हुई थी वो सिर्फ 2 गांवों के बीच की बात थी। लगभग एक नागौर का झाखड़िया नामक गांव था और बीकानेर का सीलवा नामक गांव था। इन 2 गांवों की लड़ाई थी। बाद में वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते मतीरे की राड़ एक युद्ध में बदल गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहानी क्या थी थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। नागौर
और बीकानेर। तो एक साथ मतीरा, आप जानते हो कि मतीरा तरबूज को कह सकते हैं। तो बीकानेर के गांव में एक बेल लगाई थी तरबूज की, और वो बेल फैलते 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 यहाँ पर नागौर की सीमा में आई, क्योंकि दोनों गांव टच करते तो फैलते हुए नागौर की सीमा में आ गई। अब यहाँ पर लगाया तो बीकानेर में इधर में, और यहाँ पर जो मतीरा लगा वो आ गया नागौर में। अब हक की बारी आ गई भाई, ये मतीरे पर हक किसका होगा। नागौर वाले बोले भाई, नागौर के गांव भाई ये तो हमारी धरती पे लगा, हमारी धरती पे रखा, अगर हम इसको रखते नहीं, शुरू में करते तो कहाँ से बड़ा हो जाता ये, है ना। तो हमारी धरती पर ने इसका भार सहा है, तो हमारा अधिकार होना चाहिए। उसने कहा भाई लगाया हमने, पाला पोसा हमने, तो ये हमारा अधिकार होना चाहिए इस पर। तो इन दोनों को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते दो राजाओं के युद्ध में बदल गया। तो आप देखो, मतलब एक मतीरे के लिए दो राजा आपस में लड़ पड़े इधर बीकानेर के कर्ण से, और ये सारे भाई बंधु ही है ना। ये जोधपुर के ये दोनों ही राठौड़ है भाई बंधु, और दोनों मतीरे की राड़ के लिए लड़ गए। ठीक है, अब नतीजा क्या रहा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो नतीजा में अमर सिंह राठौड़ की दोनों की सेना लड़ी थी, है ना। दोनों राजा खुद नहीं गए थे, दोनों की सेना लड़ी थी, और इसमें जो नागौर की सेना है वो हार गई थी, बीकानेर की सेना की विजय हुई थी। कई जगह आपको इसका उल्टा भी मिल सकता है कि नागौर की विजय हुई, पर ज़्यादा जो सही है वो ये है कि बीकानेर की इसमें विजय हुई थी, नागौर की इसमें पराजय हुई थी। मैं एक प्रसंग और बताता हूँ जो ज़्यादा इसका चर्चित है अमर सिंह राठौड़ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये शाहजहां के दरबार में थे, शाहजहां के दरबार में थे, बड़े वीर प्रकृति के थे, लेकिन साथ ही उद्दंड भी थे, किसी का कहना नहीं मानते थे, किसी का छोड़िए अपने बाप का भी कहना नहीं मानते थे। तो शाहजहां ने इनको अपने दरबार में रखा हुआ। तो एक दिन शाहजहां ने, क्योंकि जब अपने महल में थे तो शाहजहां ने इनको बुलावा भेजा था। तो इनके बख्शी, शाहजहां के बख्शी कहते हैं सलावत खां नाम था, सलावत खां इनको बुलाने भेजे, भाई बादशाह हुजूर ने आपको बुलावा भेजा है। तो उन्होंने कहा भी बाद में आना, भी मेरे पास टाइम नहीं है ना, टाइम बिजी चल रहा हूँ अभी। अब देखो बिजी टाइम वाले सब थोड़े बाद में आए होंगे, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, भी बिजी चल रहा हूँ अभी, टाइम नहीं है, बाद में आना। तो उसने, बहुत बड़ी बात है, पहले बादशाह को इस तरह की अवज्ञा करना ये बहुत बड़ी बात है। सलावत खां को गुस्सा आ गया, भाई बादशाह हुजूर खां की जो आज्ञा है उस आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब ये व्यक्ति जो अपने बाप का कहना नहीं मानता, आप सोच रहे हो कि वो शाहजहां का कहना मानेगा। तो उसने कहा भी बाद में आ जाएंगे, बाद में देख लेंगे। तो उसको सलावत खां को गुस्सा आ गया और उसने कुछ अपशब्द कह दिए, है ना। कहीं जगह आपको ऐसा उल्लेख मिलेगा, उसने गंवार कह दिया था, और गंवार कहा भी नहीं, सिर्फ घ बोला, और वार कहने से पहले सलावत खां के सीने में उसने कटार घुसा दी। ऐसा कुछ प्रसंग मिलता है ना, वार, ऐसा कुछ दोहा मिलता है और इस तरह से आता है। हालांकि मैंने कुछ और भी पढ़ा उसके बारे में, पूरी जो कहानी वो ज़्यादा ठीक लगती है। जब सलावत खां ने इस तरह से बोला, उसको गंवार कह दिया, तो इसको गुस्सा आ गया, अपनी तलवार निकाली और सलावत खां को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो सलावत खां एकदम घबरा गया और अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल गया, भागने लगा। तो अमर सिंह राठौड़ ने भी इसका पीछा किया। सलावत खां जब तक शाहजहां के दरबार में नहीं पहुँच गया तब तक रुका नहीं, अब भागता रहा वहाँ पर। ये भी सलावत खां के पीछा करते करते शाहजहां के दरबार में पहुँच गया। सलावत खां शाहजहां के दरबार में जैसे ही पहुँचा, सलावत खां सोच लिया भी अब हम सेफ हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो बादशाह हुजूर के दरबार में आ गया। लेकिन उसने भरे दरबार में सलावत खां की गर्दन काट दी, शाहजहां के सामने ही, जो कि बहुत बड़ा पद, बख्शी के पद पर था सलावत खां। शाहजहां के सामने ही उसने सलावत खां की गर्दन काट दी। ठीक है, जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, है ना। तो फिर सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे उसने बोला था भाई मेरी सभा में ऐसा दुस्साहस। तो जैसे ही उसने ऐसा बोला शाहजहां कि मेरी सभा में ऐसा दुस्साहस, तो भाई साहब इन अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां को छोड़ के वो शाहजहां पे भी चढ़ गए, शाहजहां को भी मारने के लिए, है ना, कि भाई आज तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे उद्दंड प्रवृत्ति। तो अब क्योंकि वहाँ पर पूरा दरबार सजा हुआ था, तो बहुत सारे वहाँ के जो दरबारी थे योद्धा, उन्होंने घेर कर वहीं पर अमर सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो अमर सिंह की इस तरह से वहाँ पर हत्या हो जाती है। तो देखो बहुत ही वीर प्रवृत्ति के थे, लेकिन थोड़े उद्दंड प्रवृत्ति के थे। इस कारण से जो राजा बने बाद में वो महाराज जसवंत सिंह। तो एक वीर योद्धा है, उसका अंत इस तरह से हुआ अमर सिंह राठौड़ का। तो कुछ प्रसंग इस तरह के भी आते हैं। अमर सिंह राठौड़ के बारे में भी आपको ध्यान में रखना। नागौर के एक तरह से शासक इनको बनाया गया शाहजहां के द्वारा, और मतीरे की राड़ इनके बारे में पूछा था। अब हम महाराजा जसवंत सिंह के बारे में भी जान लेते हैं, अगले साल में भी इनके बारे में आ रहा है, देखते हैं। शाहजहां ने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को किस उपाधि से सुशोभित किया? अभी हमने देखा था दल थंबन की उपाधि। दल थंबन की उपाधि तो महाराजा गज सिंह को मिली थी, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, अभी हमने देख लिया था। तो सवाई सिंह, सवाई राजा या महाराजा? तो देखो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि थी, ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। तो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और शाहजहां के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छी सेवा दी। इसके बाद शाहजहां के बाद यहाँ पर आप देखेंगे
कि औरंगजेब आता, औरंगजेब और जसवंत सिंह, हालांकि जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में भी अपनी सेवा दी थी, लेकिन उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। आगे के सवाल में हम इसको देखेंगे। पहले जसवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं जोधपुर के इतिहास में। कुछ इनके बारे में फैक्ट्स, आपने मोहनोत नैन्सी के बारे में सुना होगा। मोहनोत नैन्सी ने इनके बारे में काफी लिखा है। मोहनोत नैन्सी, नैनसिरी ख्यात, तो नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये दो आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये इनके दरबार में थे और इनके बारे में पूरा एक तरह से मारवाड़ का इतिहास लिखा हुआ। ये दोनों, ये मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये RS प्री में सवाल पूछा जा चुका है कि इसमें किसके बारे में लिखा है। इसमें राठौड़ सरदारों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोहनोत नैन्सी। इसके अलावा आप वीर दुर्गादास के बारे में भी सुना होगा। वीर दुर्गादास भी इनके दरबार में ही थे और बाद में वीर दुर्गादास, जो एक स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, वीर दुर्गादास। बाद में जो अजीत सिंह को वापस शासन दिलाने का जो काम किया था, वो वीर दुर्गादास ने ही किया था। ये भी हम बाद में और किसी सवाल में देखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था। अभी मैंने बताया था कि ये औरंगजेब के साथ में भी रहे थे, लेकिन ध्यान देना, शाहजहाँ के बाद जैसे ही शाहजहाँ की मृत्यु होती है, उनके पुत्रों में शाहजहाँ के जो पुत्र थे, औरंगजेब हैं, दारा शिको है ना, दारा शिको, इसके अलावा आप देखेंगे मुराद बख्श है ना, और इनके बीच में शाह शुजा, ये मुअज्जम तो औरंगजेब का ही पुत्र था, शाह शुजा एक और था, चौथा पुत्र था वो शाह शुजा था। इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और वो उत्तराधिकार का युद्ध जीतता है औरंगजेब। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया, तो इसका सही उत्तर है दारा शिको, ऑप्शन बी, जसवंत सिंह। क्योंकि जसवंत सिंह शाहजहाँ के टाइम में रहे और जसवंत सिंह को पता था कि बाद में जो राजा बनने वाला, जो सबसे योग्य राजा माना जाता है, वो दारा शिको को माना जाए। कि दारा शिको जिस तरह के, जो पहले अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ का जिस तरह से सहिष्णु नीति रही थी राजपूतों के प्रति भी, हिंदुओं के प्रति भी, वैसे ही नीति थी दारा शिको की। औरंगजेब थोड़ा एक कट्टरपंथी का मुसलमान था, वो शरीयत को, इस्लाम को फॉलो करने वाला और उसी को लागू करने वाला था। तो अधिकांश राजा चाहते थे कि बाद में जो राजा बने वो दारा शिको ही बने। तो जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो महाराजा जसवंत सिंह ने एक तरह से साथ दिया था दारा शिको का, लेकिन बाद में युद्ध जीत जाता है औरंगजेब। दो तीन जो प्रसिद्ध युद्ध, एक तो धर्मत का युद्ध, जो साथ दिया था उत्तराधिकार, उसमें धर्मत का युद्ध में साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने। यह हुआ था 16 अप्रैल 1658। धर्मत जो कि मध्य प्रदेश में आता है, 16 अप्रैल 1658 का। तो धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह साथ देते हैं दारा शिको का। इसके बाद एक और युद्ध होता है दोराई का युद्ध। हालांकि दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह जी इनका साथ नहीं देते हैं। उनको पता चल जाता कि अब शासन सत्ता जो हाथ में आने वाली है वो औरंगजेब के हाथ में आने वाली है। लेकिन बाद में 1659 में एक दोराई का युद्ध भी होता है, और दोराई वही अजमेर के पास में, दोराई का युद्ध। इसमें एक तरह से अंतिम रूप से औरंगजेब विजय प्राप्त कर लेता है और 1659 में एक तरह से वो शासक बन जाता है, मुगल सम्राट वहां पर बन जाता है। तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, दोराई का युद्ध हुआ था ये 1659 में। उसके बाद क्योंकि औरंगजेब राजा बन जाता है, तो बाद में क्योंकि औरंगजेब मुगल सम्राट है, पूरे भारत का सम्राट है, तो बाद में जोधपुर के सभी जोधपुर और बाकी दूसरे राजपूत राजा भी एक तरह से वापस मुगल सम्राट के दरबार में जाता है और अपनी सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते थे। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब, हालांकि इनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। वो उनके दरबार में थे, इनको बहुत बड़ी मनसबदारी भी दे रखी थी, अलग अलग युद्ध के विजय अभियानों के लिए भी भेजे, लेकिन न तो औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को पसंद करता था और न ही महाराजा जसवंत सिंह इनको पसंद करते थे। दोनों के बीच में विरोध भी रहा था। दो तीन कथन है जो आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में पूछा जाता है। एक तो ये सवाल आता है कि औरंगजेब यदि सारी मंदिर तोड़वा देगा, औरंगजेब यदि सारे मंदिर तोड़वा देगा तो मैं सारी मस्जिदें भी तोड़वा दूंगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आता है कि ये कथन भी महाराजा जसवंत सिंह का था। देखो, इस कथन से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में विरोध कितना था। वो यानी वहां पर जब मस्जिदें तोड़ने का काम, मंदिर तोड़ने का जब काम चल रहा था, तो उन्होंने एक तरह से धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो सारी मस्जिदें भी तोड़वा देंगे। तो एक प्रभाव बहुत ज्यादा था महाराजा जसवंत सिंह का। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, एक ये पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो जामरूद नामक स्थान है अफगानिस्तान में। तो ये कभी भी औरंगजेब ने पूरी कोशिश की कि ये कभी भी अपने जोधपुर में कम रहे, अपने जो क्षेत्र है उसमें कम रहे, और बाहर ज़्यादा क्षेत्र में थे तो उनको अलग अलग क्षेत्र में भेजा गया। जामरूद अफगानिस्तान में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई।
जब इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब का भी एक कथन बड़ा फेमस है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब एक कथन पूछा जाता है एग्जाम में, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये कथन किसका है, किसके लिए कहा गया? कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध। जो नीतियां औरंगजेब लागू करना चाह रहा था, उस नीतियों को लागू करने में जो सबसे बड़ा अवरोध था वो महाराजा जसवंत सिंह का था। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये कथन किसका है? तो ये कथन औरंगजेब का था। किसके लिए था? महाराजा जसवंत सिंह के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद एक तरह से सारे रास्ते खुल गए कि वो कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद ही आप देखेंगे ये लगभग इनकी मृत्यु होती है 1678 में। 1678, अभी हमने बात की थी 1638 तक भगत सिंह जी थे, उसके बाद 1678 तक महाराजा जसवंत सिंह का कार्यकाल था। 1678 में इनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे मृत्यु होती है 1679 में, 1679 में औरंगजेब वापस से जजिया कर लगा देता है। ये आपको पता होना चाहिए, जजिया कर की जो वापस शुरुआत होती है वो जजिया कर इसी के टाइम में वापस औरंगजेब लगा देता है। यानी बस वो इंतजार कर रहा था, यानी जब तक जसवंत सिंह जी थे औरंगजेब की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि वो वापस से जजिया कर लगा सके। तो जैसे ही वापस 1679 में इनकी 78 में मृत्यु होती है, 1679 में जजिया कर वापस से लग जाता होगा। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा जजिया कर क्या था। तो जजिया कर वापस जो गैर मुसलमानों पर जो कर लगाया जाता था वो जजिया कर कहलाता। तो 1679 में ये कर वापस से लगा दिया गया। पहली बार हटाया कब गया था? जो अकबर थे, अकबर के टाइम में इसको हटा दिया गया। पहले दिल्ली सल्तनत में लग रखा था, उसके 100 साल पहले 1579 में इसको हटाया गया था और 1679 यानी लगभग 100 साल बाद इसको औरंगजेब ने वापस भी लगा दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर के किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की? राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने 1817 से लेकर 1823 तक ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मराठों का, पिंडारियों का बहुत सारा आक्रमण हो रहा था और वो आक्रमण झेल पाने में सक्षम नहीं थे। तो एक आसान सा रास्ता लगा, अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि हमसे संधि कर लीजिए, आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे हाथों में है। तो ये एक आसान तरीका था कि इन आक्रमणों से बच जाए, क्योंकि हर साल आक्रमण होते थे, लूट खसोट होती थी और बहुत बड़ी मात्रा में धन लूट कर ले जाते थे, उनको कर देना पड़ता था। इससे बचने के लिए लगभग सभी राजपूत राजाओं ने 1817 से लेकर 1823 के बीच में लगभग सभी राजपूत राजाओं ने यहाँ पर संधि कर ली। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, बीकानेर के किस नरेश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत सिंह। तो सूरत सिंह 1818 में ये संधि होती है। तो 1817 से 1823 में सभी में होते हैं, 1818 में ये संधि हुई। सूरत सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, आपने सूरतगढ़ के बारे में सुना होगा। तो सूरतगढ़, वहाँ पर गढ़ का निर्माण हुआ और वहीं से अब जगह का नाम है सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। कब करवाया? 1799 में। इसके अलावा 1805 में इन्होंने भटनेर का जो दुर्ग था, जो हनुमानगढ़ में आता है, भटनेर का दुर्ग पे भी वापस से अधिकार कर लिया था और अधिकार करके उस भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख लिया। तो हनुमानगढ़ भी इन्होंने ही नाम रखा उस गढ़ का, और आज का जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ यहीं से जाना जाता है। हनुमानगढ़ 1805 में। नाम हनुमानगढ़ क्यों रखा गया? क्योंकि मंगलवार के दिन वो गढ़ जीता गया, इसलिए मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसका नाम रख दिया गया हनुमानगढ़। इसके अलावा एक कर्ण सिंह के बारे में भी आप लिख सकते हैं, इनकी उपाधि थी जांगलधर बादशाह। सवाल आता है एग्जाम में, जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासक कर्ण सिंह ने। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासतें ब्रिटिश काल में मराठा और पिंडारी आक्रमणों से बची रही? पिंडारी एक मुस्लिम जनजाति थी जो लूट मार करने का कार्य करती थी। तो बहुत सारी लूट मार जहाँ पर भी जाते थे पूरे उस राज्य को लूट लेते थे और सारा धन उस पर कब्जा कर लेते। तो ये लूट मार थे और एक तरह से भाड़े के सैनिक होते थे। जो कोई भी अगर इनको पैसा देता था तो उसके लिए, क्योंकि लड़ाका सैनिक थे, लड़ाका जनजाति थी, तो उनके लिए वो लड़ाई करते थे पैसे लेकर। तो इस तरह की जनजाति थी। बाद में आपने देखा होगा कि बाद में इनको स्थायी राज्य में मिल गया, टोंक के इनका दे दिया गया, टोंक के नवाब फिर ये सारे पिंडारी बने थे। तो कौन सी रियासतें ब्रिटिश काल में मराठा और पिंडारी आक्रमण से बची रही? ऑप्शन कोटा, उदयपुर, बूंदी, जयपुर, जयपुर और जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। देखो इसका सही आंसर हम देखें, लगभग राजस्थान की सारी रियासतें इनसे कोई बची नहीं रही। कोटा, उदयपुर, बूंदी, जयपुर ये सारे आपस में भी लड़ते रहे। कोई मराठों का साथ लेकर दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी मराठा इनसे लड़ रहे हैं, तो सारे आपस में लड़ते रहे। लेकिन बीकानेर और जैसलमेर रियासत ऐसी थी जो इन मराठों आक्रमण से और पिंडारी आक्रमण से बचे रहे। अब देखो आज का बीकानेर और जैसलमेर और उस समय के बीकानेर जैसलमेर में काफ़ी अंतर था। साम्राज्य तो वैसे बहुत बड़ा था, लेकिन रेगिस्तानी इलाका, वहाँ
वैसे कोई विशेष रुचि भी नहीं थी। जो विशेष रुचि के क्षेत्र थे वो यही थे, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर। तो ज़्यादातर जो लूटपाट हुई वो इन्हीं राज्यों में हुई और इन्हीं राज्यों में बहुत सारे आंतरिक हस्तक्षेप चल रहे थे। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप, अगर हम बात करें मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ? मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप पूछा जाता है किस रियासत में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1734 में बूंदी में। बूंदी में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप होता है और उसको आमंत्रित भी करती है जो बूंदी की रानी थी उस समय, वो बूंदी की महारानी आनंद कुंवरी। मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, आनंद कुंवरी। थोड़ा सा मैं इसका पीछे का घटनाक्रम बता देता हूँ। बूंदी पे उस समय जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। बूंदी पे जो राज्य था वो था बुद्ध सिंह, और ये बुद्ध सिंह की ही रानी थी आनंद कुंवरी। तो बूंदी, सवाई जयसिंह चाहते थे कि भाई बूंदी पर वो अधिकार कर लें। ये जो आनंद कुंवरी थी एक तरह से सवाई जयसिंह की ही बहन थी और ये इनके बहनों ही थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थी कि बूंदी पर उनका अधिकार हो जाए। तो उन्होंने बुद्ध सिंह को वहां से हटा दिया और जो इनके पुत्र थे भवानी सिंह, यानी सवाई जयसिंह के भांजाई थे, उनकी हत्या उन्होंने करवा दी और बूंदी पर एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली अधिकार कर लिया, बुद्ध सिंह को वहां से हटा दिया। तो इसके बाद आनंद कुंवरी ने मराठों की सहायता ली, मराठों में एक तरह से अपने राखी भाई उनको बनाया और मराठों को यहाँ आमंत्रित किया जयपुर, यहाँ पर वापस अपना राज्य दिलाने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले 1734 में यहाँ पर आप देखेंगे इनका हस्तक्षेप होता है मराठों का। उसके बाद मराठे यहाँ पर आते हैं। मराठे भी एक तरह से काफ़ी, मराठे ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य का फिक्स, जो उनको ज़्यादा पैसा देता था वो उनके लिए लड़ लेते थे। तो बूंदी में, जयपुर में, इस तरह से बहुत सारे, कोटा, उदयपुर, लगभग सभी जगह उन्होंने बहुत, लगभग 1734 से लेकर इसके बाद तो सभी राजाओं को, जो हुरडा सम्मेलन भी हुआ, कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। 1734 से लेकर 1818 तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि नहीं होगी, लगभग 80-85 साल, मराठों ने, पिंडारियों ने पूरे राजपूताना में बहुत लूट खसोट की, बहुत आतंक मचाया। पिंडारी तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक थे, पूरे साम्राज्य को, एक राज्य को वो लूट लेते थे। तो लगभग 80-85 साल पूरे राजपूताना एक तरह से परेशान थे, मजबूरन कर भी देना पड़ रहा था, लूट खसोट भी चल रही थी, ये सारा चल रहा था। ये किस वजह से चल रहा है? क्योंकि ये आपस में ही आंतरिक कलह चल रहा है, आंतरिक आपसी झगड़े इन बीच में चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। 1818 में जब फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि होती है, तब जाकर ये मराठा और ये जो पिंडारी है इनके आक्रमण रुक जाते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। इतिहास से ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? देखो यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है, ध्यान देना, सूरत की बात नहीं हो रही है। थॉमस रो, जहांगीर, ये वाली बात नहीं हो रही है, तो जहांगीर इसका आंसर नहीं होगा। मैंने जो सबसे पहले जो सूरत में व्यापारिक जो उनको अधिपत्र मिला था उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये बंगाल की बात हो रही है। तो अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, इसका सही आंसर होगा फर्रुखसियर, ऑप्शन डी। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की जो सुविधा प्रदान की थी वो फर्रुखसियर ने दी। फर्रुखसियर कौन था? देखो, औरंगजेब के बाद, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो एक सहिष्णु नीति नहीं थी, उसने एक तरह से, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था, बहुत सारी इस तरह की नीतियां अपनाई, तो सहिष्णु नीति नहीं होने के कारण बहुत सारे राजपूत राजा उसके विरोधी हो गए। हिंदुस्तान की जो जनता थी वो भी एक तरह से उसकी विरोधी हो गई। मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि जो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने जो एक प्रकार से जो सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, राजपूत राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई थी, और इस वजह से एक पूरा बड़ा साम्राज्य बनाया था, बहुत बड़ा साम्राज्य। औरंगजेब के जो समय तो ये साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, सबसे बड़ा साम्राज्य जो बनाया था वो औरंगजेब के समय था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद से एक तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था, 50 साल, लगभग 49 साल जो राज किया था औरंगजेब ने, तो उसकी नीतियाँ थी, उस नीतियों की वजह से साम्राज्य भले ही बड़ा दिख रहा था लेकिन अंदर से वो साम्राज्य खोखला हो चुका था। औरंगजेब के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहादुर शाह प्रथम, इसको बहादुर शाह प्रथम कह सकते हैं, मुअज्जम, तो बाद में वो बहादुर शाह प्रथम के नाम पर। बहादुर शाह के बाद में जहांदर शाह आता है। जहांदर शाह आपने पढ़ा होगा, जहांदर शाह, इसी को लंपट मूर्ख, क्योंकि लंपट प्रवृत्ति का था ये, तो लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है किसको लंपट मूर्ख कहा गया, तो जहांदर शाह था, बड़ा विलासी प्रवृत्ति का था, तो जहांदर शाह को लंपट कहा गया, लंपट मूर्ख। और उसके बाद आता है ये फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी थी।
अब इसके पीछे की एक छोटी सी घटना भी ऐसा फर्रुखसियर के बारे में आता है। फर्रुखसियर को एक बहुत गहरा घाव हो गया था और उस घाव का इलाज यहाँ पर एक अंग्रेज डॉक्टर ने कर दिया था। तो इससे खुश होकर उसने एक तरह से बंगाल में क्या, उसने तो यहाँ पर यह अनुमति दे दी कि आप भारत में कहीं पर भी मुक्त रूप से आप व्यापार कर सकते हैं। उनकी इच्छा बंगाल में करने की थी, तो एक तरह से बंगाल में उनको वो छूट मिल गई व्यापार करने की। इसको एक तरह से जो छूट इन्होंने दी थी, जो अधिपत्र दिया था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको नाम दिया जाता है, जो फर्रुखसियर ने छूट दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फर्रुखसियर। अगला सवाल देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पूछा जा रहा है। अंतिम मुगल सम्राट को तो हम जानते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह पीछे आप जफर भी लिख सकते हैं, बहादुर शाह जफर। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो बहादुर शाह प्रथम था, ये तो बाद में आते हैं बहादुर शाह। उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह, अकबर कहो या अकबर शाह, तो अकबर द्वितीय। औरंगजेब शाहजहां तो नहीं, इसका आंसर होगा अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। इसको अकबर द्वितीय भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इस अकबर द्वितीय का अगर हम शासनकाल देखें तो ये 1806 से लेकर 1837, और उसके बाद बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये था 1837 से लेकर 1857। ठीक है, ये यहाँ पर अभी जो हमने बात की थी फर्रुखसियर, इसने जो अधिपत्र दिया था एक तरह से ये दिया था 1717 में। 1717। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 1717 में इनको बंगाल में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को मिल जाती है। 1717, क्योंकि मुगल साम्राज्य अब अपने पतन की स्थिति में आ चुका है। 1717 से लेकर अब यहाँ पर मैं बात करूँ 1857, और 1857 भी भूल जाइए आप, तो 1806 और 1817 आप 100 साल मान लीजिए। 1717 से लेकर 1817 में क्या स्थिति हो गई, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। 1817 और 1857 में तो आप जानते ही है, 1857 में यहाँ पर क्रांति होती है, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। 100 साल में क्या स्थिति हुई? जिन अंग्रेजों को फर्रुखसियर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं, वो 100 साल में, उस 100 साल पहले तो स्थिति ये थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और पूरे भारत में, पूरा भारत एक तरह से मुगल साम्राज्य का दिन था। 100 सालों में स्थिति हो गई कि मुगल सम्राट जो थे वो सिमट कर केवल दिल्ली, सिर्फ दिल्ली भी नहीं, दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गए। अंग्रेजों ने इतनी पाबंदी लगा रखी भी आप लाल किले से बाहर भी नहीं निकलोगे। पूरा एक मुगल साम्राज्य जिनका पूरा भारत पे यहाँ पर एक तरह से कब्जा था, वो सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गए। अकबर द्वितीय के बारे में, अकबर द्वितीय के दरबार में राजा राम मोहन राय भी थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि एक तरह से मिली थी। राजा राम मोहन राय को ये लंदन भेजते हैं महारानी के पास अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। तो इनको पेंशन बढ़वाने के लिए भी वहाँ पर अपने दूध को भेजना पड़ रहा है। और 1857 आते आते स्थिति ऐसी थी, इनको वहाँ से लाल किला भी इनके हाथ में नहीं रहा, लाल किला से भी बाहर निकाल दिया। तो 100 सालों में ये सारा का सारा परिवर्तन आ गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिटी से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? मेरे ख्याल से बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अनुच्छेद 368, 360, 356, 352, ये तो आप जानते होंगे, आपातकाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में, और यहां पर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये तो इससे जुड़ा हुआ है। अब यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 368, इसका सही उत्तर होगा। ये कहां पर आता है? भाग 20 में आता है, और संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है। भाग 20, एक भाग अनुच्छेद और एक ही आर्टिकल है उसमें, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में ये लिख रखा है कि संविधान का संशोधन कैसे हो सकता है, तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ चीजें और इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान का संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान देना, संविधान का संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। पहला प्रकार है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से हो सकता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, प्लस आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। ये 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब एक खास बात ध्यान में रखना,
संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो 2 ही प्रकार में आता है, न कि 3 प्रकार में। यहां पर मैं इसको इस तरह से बना देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। अनुच्छेद 368 के तहत ये 2 ही प्रकार आते हैं। ये तीसरा जो प्रकार है वो अनुच्छेद 368 में नहीं आता है। ध्यान रखना, साधारण बहुमत से किए जाने वाले जो संविधान संशोधन है वो 368 के तहत नहीं आते हैं। यानी अब तक जो संविधान संशोधन हुए हैं, जो लिस्ट हम देखते हैं, जो भी संविधान संशोधन हुए हैं वो लिस्ट में जो गिने जाते हैं वो 368 के तहत ही आते हैं। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं होते। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत ये जो 2 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं वही गिने जाते हैं। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब क्या है? साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्य संसद में, सदन में जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनका आधे से एक अधिक होना। भले ही वो 100 लोग हो, 150 लोग हो, जो उपस्थित है केवल उनको देखा जाएगा, उनका आधे से एक अधिक होना चाहिए। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब है कि जो भी उपस्थित है उनका 2/3 या फिर टोटल का आधे से एक अधिक। इसको वापस समझा देता हूं, या तो टोटल का आधे से एक अधिक होना चाहिए। जैसे अगर हम टोटल की बात करें तो लोकसभा में 543 मेंबर अब होंगे, तो 543 का बटा 2 प्लस 1 सदस्य को मिलना चाहिए, या फिर जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3, इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसको माना जाएगा। और तीसरे प्रकार का है विशेष बहुमत होना चाहिए प्लस कम से कम आधे राज्य। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी हमें लेना पड़ेगा। अगर 28 राज्य है तो हमें 14 राज्यों का समर्थन लेना ही पड़ेगा। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, हम बात कर लेते हैं। जैसे साधारण बहुमत, साधारण बहुमत की अगर मैं बात करूं तो जैसे किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, साधारण बहुमत से हो सकता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान साधारण बहुमत से हो सकता है। किसी विधान परिषद को बनाना हो या समाप्त करना हो, साधारण बहुमत से हो सकता है। मूल अधिकार में संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करना हो, विशेष बहुमत से हो सकता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी, जीएसटी में क्योंकि राज्यों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं, राज्य की शक्ति को कम करना या बढ़ाना, केंद्र की शक्ति को कम करना या बढ़ाना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में कुछ चेंज करना, कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर में कुछ चेंजेस करना, अगर ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे राज्यों का हित भी प्रभावित हो, संघीय पद्धति में प्रभाव पैदा होता हो, 7वीं अनुसूची में कुछ चेंज होता है, या फिर अनुच्छेद 368 में कोई बदलाव करना हो, तो आधे राज्यों का समर्थन भी लेना जरूरी होता है। तो क्लियर है ये 368। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। ध्यान देना, जो पेंडिंग पड़े उसके बारे में नहीं बताना, जो हो चुके हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? अभी संशोधन से जुड़ा हुआ सवाल है। संशोधन कौन ला सकता है? केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है? संशोधन की पहल कौन कर सकता है? हमने कहा कि लोकसभा की भी जरूरत पड़ती है, राज्यसभा की भी जरूरत पड़ती है, और कुछ कुछ मामलों में विधानसभाओं का समर्थन भी लेना पड़ता है। लेकिन शुरुआत कौन कर सकता है? अगर संविधान में शुरुआत संशोधन करना है तो क्या राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकती है कि इस संविधान में ये संशोधन करना है? तो हम देखते हैं इसकी पहल कहाँ से की जा सकती है। ये पहले क्या लोकसभा में लाया जाएगा, या फिर केवल राज्यसभा में? केवल राज्य विधानसभाओं से ला सकता है, या संसद के किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ये संसद के किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो, राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा भी ला सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी एक सदन में। हम थोड़ी सी बात कर ले विधेयक के बारे में भी। देखो विधेयक की भी मैं बात करूं, विधेयक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बिल, आपने कई जगह पढ़ा होगा बिल, CAA है ना, तो वो CAA एक्ट हो गया। तो नागरिकता जो अधिनियम था, कोई बिल पारित होने से पहले ये विधेयक बिल कहलाता है, और जब पारित हो जाता है तो हम इसको अधिनियम कहते हैं। एक्ट, जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो एक्ट बन गया। एक्ट के बाद ये अधिनियम कानून जब पारित हो जाता है तब ये अधिनियम कहलाता है। जैसे अभी हम बात करें किसान बिल, अब वो किसान बिल नहीं रहा, वो किसान जो भी है वो अधिनियम बन चुके हैं, यानी कानून बन चुके। जब तक ये पारित नहीं हो जाता है तब तक ये विधेयक कहलाता है, पारित होने के बाद ये अधिनियम बन जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब बात आती है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक की हम बात करते हैं तो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं एक तो वो जान लेते हैं। एक तो साधारण विधेयक हो सकते हैं,
साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, या फिर इस वित्त विधेयक के अंतर्गत एक आता है धन विधेयक, वित्त या धन से जुड़ा हो सकता है। और तीसरा जो आता है वो है संविधान में संशोधन करने के लिए, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक। तो अगर संविधान में संशोधन करने के लिए कोई बिल लाया जा रहा है, संविधान में जिससे कुछ चेंज आता है, तो उसको हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। ठीक है, साधारण संविधान में चेंज हो रहा है तो साधारण, कोई धन से जुड़ा हुआ तो धन विधेयक। बाकी सिंपल कानून लाने के लिए अगर कोई ला रहा है, जैसे 3 तलाक के लिए कानून आया, तो 3 तलाक के लिए कानून आया तो संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था, तो संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो साधारण बिल से हो सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली से जुड़ा हुआ विधेयक आया, दिल्ली NCR, जिसमें सरकार के बारे में कुछ प्रावधान था, तो साधारण विधेयक के तौर पर आता है। मोटर वाहन अधिनियम आया था, तो साधारण विधेयक था, बाद में ये अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये साधारण विधेयक के तौर पर आता है, संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर नहीं आता। अब जो CAA था, क्योंकि वो नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान है, भाग 2 में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो भाग 2 में यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हालांकि अब यहाँ पर भाग 2 में इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ, ये पहले से एक विधेयक बन रखा है, उस विधेयक में चेंज हुआ। देखो नाम इसका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उस जो पहले कानून बना हुआ है उसमें चेंज हुआ है, संविधान में भाग 2 में सीधा सीधा यहाँ पर ये परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, वो इसी तरह अभी जो हमने बात की है दिल्ली के कैपिटल क्षेत्र की, उसके बारे में बात करते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन बना, NCR बना दिया गया दिल्ली को? किस एक संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां या 79वां? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1991, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, और इसी के तहत दिल्ली में एक विधानसभा का भी गठन हो गया। विधानसभा भी बन गई, 70 सीटों की विधानसभा बन गई एक तरह से, और यहाँ पर भी अब चुनाव हो सकता है। तो इस तरह से दिल्ली को बना दिया गया 1991 में 69वां संविधान संशोधन। इसके बाद से दिल्ली में भी यहाँ पर चुनाव होने लग गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बिल और लेकर आए। दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, आपको पता होगा, राज्य विधानसभा भले ही हो लेकिन राज्य जैसी पावर इनको नहीं होती। यहाँ पर एक पद होता है LG का, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, इसको थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती है दूसरे राज्यपाल की तुलना में। पुलिस, किसी भी राज्य की जो शक्ति होती है वो पुलिस में होती है, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था की शक्ति दिल्ली के पास नहीं होती है। कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी कानून दिल्ली सरकार नहीं बना सकती है, ये बाकी सारे कानूनों पर दिल्ली सरकार का अधिकार होता है। ये पहले था, लेकिन अब इसको और चेंज कर दिया गया। NCT एक बिल आया है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल में किसके पास कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, इसमें अब बिल में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ये जो कानून लेकर आया गया था उसमें अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और उसमें ये कह दिया गया कि दिल्ली सरकार को कोई भी कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल से सहमति लेनी पड़ेगी। यानी उपराज्यपाल अगर सहमति देंगे तो कानून बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ये खबरों में बहुत रहा था, काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी विरोध भी हुआ था दिल्ली सरकार ने, और जो भी विपक्षी पार्टी थी इसने इसका काफ़ी विरोध भी किया था इस बिल का, क्योंकि एक तरह से ये दिल्ली सरकार की पावर छीन लेता। सरकार का मतलब अब LG होगा, इस कानून का सीधा से एक शब्द हम कह सकते हैं, सरकार का मतलब अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, सरकार का मतलब LG होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम तो आप जानते होंगे दिल्ली के, मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि दिल्ली के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका क्या नाम है वो बता दीजिए। और इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1989 में ये हुआ था। और मतदान की आयु, मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, वो इसी संविधान संशोधन के तहत। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, यहाँ पर मैथ्स का सवाल अब आ गया है। तो मैथ्स का सवाल देखो, ये अनुपात समानुपात का सवाल, इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे। एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 360 रुपये है तो 25 पैसे की कितनी राशि है? ध्यान देना, राशि पूछा जा रहा है, सिक्के नहीं पूछा जा रहा है। चलो इसको सोल्व करते हैं मैथ्स के तरीके से। 3:4:5। देखो जो भी अनुपात दे रखा है उसको पहले हम संख्या के रूप में बदल देते हैं, और संख्या के रूप में बदलने के लिए मान लो कि सिक्के इस अनुपात में है। ध्यान देना, सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखी है, सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी है। 3 सिक्के नहीं है या फिर 4 सिक्के 5 सिक्के नहीं है, ये इस अनुपात में है।
और अनुपात का मतलब कोई खास संख्या होगी, इनको काटने के बाद लास्ट में ये संख्या बनती है। अगर हम इनको वापस सिक्कों में बदलते हैं तो मान लेते हैं हम इसको x से गुणा कर लेते हैं, x का लास्ट में जो भी मान आएगा उससे इसको गुणा करेंगे तो इसके सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, 25 पैसे के 4x सिक्के हैं और 5x सिक्के हैं 10 पैसे के। देखो मैंने अगर x से गुणा कर दिया तो ये समझ लीजिए यहाँ पर सिक्कों की कुल टोटल सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। अब मैं x को वापस काटूंगा तो एक तरह से ये तीनों का 3:4:5 आ जाएगा। अनुपात को अगर इसमें बदलना है तो हमने इसको x से गुणा कर दिया। अगर अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम x का मान निकाल देंगे। अगर 1 रुपये का निकालने तो इससे गुणा करेंगे, 25 पैसे का निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे और 10 पैसों का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे। लेकिन हमें सिक्कों की संख्या नहीं निकालनी है, हमें रुपयों की संख्या निकालनी है। और यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो भी रुपए में दे रखा है, मूल्यों में न कि सिक्कों में। तो क्या कर दें, 3x सिक्के हैं। अब क्योंकि 1 रुपये के सिक्के का मूल्य भी 1 रुपये होता है तो यहाँ पर हम बटा 1 ही लिखेंगे। 4x सिक्के हैं, 25 पैसे के 4x सिक्के हैं। अगर मुझे इसको रुपए में बदलना है, 25 पैसे को अगर मुझे रुपए में बदलना है तो 4 25 पैसे के सिक्के होंगे तब जाकर वो 1 रुपया होगा। तो जो 4x सिक्के, अगर मैं जितने भी सिक्के अगर उसमें 4 का भाग दे देता हूं तो ये रुपए में बदल जाएगा। ध्यान देना, ये सिक्के हैं, इसको रुपए में बदलने के लिए 4 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 5x सिक्के हैं 10 पैसे का, तो 10 सिक्के होने पर 1 रुपया बनेगा। तो जितने भी सिक्के अगर मैं उसमें 10 का भाग दे देता हूं तो ये रुपए में बदल जाएगा। तो इन सब में ये सब रुपए में बदल गए हैं और रुपए में बदलने के बाद यहाँ पर टोटल रुपए हम लिख सकते हैं 360। ध्यान देना, यहाँ पर आप जो प्लस है वो प्लस आप बीच में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लस बीच में लिख दिया, आप इसको देखो, आप इसको यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमें x का मान मिल जाएगा और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये समझना था कि मैंने ये कैसे लिखा है। अगर ये समझ में आ गया तो एक इक्वेशन बन गई और इक्वेशन को आराम से सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 3x सिक्के 1 रुपये के, 4x सिक्के 25 पैसे के, 5x सिक्के 10 पैसे के। मुझे इसको रुपए में बदलना है तो ये जितने एक का भाग दे दिया, 4 सिक्के होते हैं 1 रुपये में तो 4 का भाग देने पर ये रुपए में बदल जाएगा और 10 का भाग देने पर ये 10 पैसे का सिक्का रुपए में बदल जाएगा। टोटल करेंगे तो 360। अब इसको सोल्व करने पर आसानी से आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि प्लस में है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम आएगा, निकाल सकते हैं, 20 आ जाएगा। 20 × 3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 60x प्लस 4 का पहले इसमें भाग देते हैं 5 बार, 5 को इससे गुणा करते हैं 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x प्लस यहाँ पर जाएगा 2 बार और यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर 360। अगर इसको और सोल्व करें तो 60 और 20 80 और 90x, तो 90x बराबर ये 20 इस तरफ ले आते हैं, 360 से इंटू 20 करेंगे तो 36 दूना 72, 7200 यहाँ पर आ जाएगा। तो x का मान अगर हमें निकालना है तो 7200 बटा 90 हम कर देंगे तो देखो 90 का 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 80। ध्यान देना, अभी x का मान आया, यहाँ पर ये आंसर अभी नहीं आएगा। x का मान आया 80। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 25 पैसे की राशि कितनी है। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4x। देखो 4 × x, अगर इसको करूंगा तो 25 पैसे के सिक्के निकल जाएंगे, लेकिन हमें 25 पैसे की राशि निकालनी है, मतलब 4 का भाग भी देना भाई। ये तो 25 पैसे के जितने भी सिक्के निकले हैं, अगर मुझे उसे रुपए में बदलना है तो बटा 4 करना पड़ेगा। तो मैं बटा 4 करूंगा तो देखो वापस 80 ही आने, तो रुपए में अगर मैं निकालूं तो 80 रुपये आएंगे। अगर मैं सिक्कों की संख्या निकालूं तो यहाँ पर 320 सिक्के आ जाएंगे। 25 पैसे के 320 सिक्के थे, तो 320 सिक्के का अगर मैं रुपए में बदलूंगा तो 80 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे निकालना हो कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 3 × x, तो 3 × 80 240 रुपये। अगर 1 रुपये का निकालने का पूछे तो आ जाएगा 240 रुपये। अगर 10 पैसे का निकालने का पूछे तो 5 × x, 5 × 80 बटा 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 रुपये। तो आप इस तरह से तीनों का निकाल सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए और वो ये है। अगला सवाल देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है। 10 70 जो हमारा संख्या का क्रम चलता है वो पूछा जा रहा है। सवाल है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। वैसे मुझे तो बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। कैसे, तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है ये × 10 हो रहा है।
तो 10 से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी दो संख्या से ही पता चल रहा है। यहाँ पर देखें तो 7 हो रहा है, तो देखो 7 आ रहा है, इसके बाद 10 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 8 गुना हो सकता है, फिर 9 गुना हो सकता है, फिर 10 गुना, ऐसे चल सकता है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं इसका 8 गुना करूँ तो यहाँ पर आ गया 7 8 56, यानी 560 आ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक आंसर तो संभावना हो सकती है 560। अगर इस 560 को मैं 9 से गुणा करूँ तो अगर ये अगली संख्या आ जाए तो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, इस तरह का एक सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ से ये संभावना हो सकती है। हम करके देख लेते हैं, इंटू 9 से करें, अगर ये आंसर आ रहा है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा है, देखो 5040 मिल रहा है। अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ, इसका मतलब हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 560। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल काम नहीं था। अब आ जाता है हम करंट अफेयर्स के सवालों में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी 2021 पर घोषित पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में भी काफी पूछा जाता है। सम्मानित राजस्थानी हस्तियों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मश्री अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला है तो एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। लाखा खान जोधपुर से सारंगी वादक, श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद पर्यावरणविद हैं, अर्जुन सिंह शेखावत पाली साहित्यकार। 3 लोगों को ही मिला, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? या फिर ऑप्शन डी है सभी विकल्प सुमेलित है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी सुमेलित है। 3 लोगों को मिला और वो तीनों लोग ये रहे, लाखा खान जो कि जोधपुर से थे, और ये सारंगी, इसमें भी आप लिख सकते हैं सिंधी सारंगी, इनकी जो विशेष रूप से जो सारंगी थी वो सिंधी सारंगी थी, प्याले नुमा सिंधी सारंगी। श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद से पर्यावरणविद थे, और अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली से ही थे और साहित्यकार थे। इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। कुछ जान लेते हैं पद्मश्री के बारे में। एक तो पद्म पुरस्कार मिलते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वो है, वो पद्म विभूषण है। तो पद्म पुरस्कारों में 3 कैटेगरी होती है। पहला पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को यहां पर मिला है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और ये पद्म भूषण मिला है इस बार 10 लोगों को। और तीसरा आता है जो चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्मश्री, और इस बार लगभग 102 लोगों को यहाँ पर ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इन 102 में 3 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? आपके सामने नाम लिखा हुआ, लाखा खान जो कि एक तरह से कलाकार हैं, और पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में उन्होंने राजस्थानी संस्कृति, भारतीय लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था, है ना। बहुत बड़े बड़े देशों में इनका शो हो रखे थे, अलग अलग भाषाओं में गाते भी थे, सारंगी भी इन्होंने। तो लाखा खान को ये हमारी जो कला संस्कृति है उस क्षेत्र में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्याम सुंदर पालीवाल पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, इनको राजसमंद से, और श्याम सुंदर पालीवाल इनको ये दिया होगा। आपने इनके बारे में सुना होगा, श्याम सुंदर पालीवाल पीपलांतरी ग्राम, ये पहले पीपलांतरी गांव के सरपंच थे, पीपलांतरी ग्राम। इनका सवाल क्योंकि आरएस मेंस में पूछा गया था। आरएस मेंस मेरे ख्याल से 2013 का जो आरएस मेंस हुआ था 2016 में, उस आरएस मेंस में 2 नंबर का सवाल आया था पीपलांतरी ग्राम, बस इतना ही लिखा हुआ था पीपलांतरी ग्राम। बहुत ही पॉपुलर चर्चित गांव इन्होंने बना दिया। इनके कार्यकाल में जब सरपंच थे तो उन्होंने बहुत सारी नए नए इनिशिएटिव वहां पर लिए, और पूरी दुनिया में इस पीपलांतरी गांव के मॉडल को फॉलो किया गया है। डेनमार्क में, हम भारत में शायद बहुत सारे साथी आप नहीं जानते होंगे, पीपलांतरी गांव के मॉडल के बारे में आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इस मॉडल को देखकर दुनिया के लोग प्रभावित हुए, और डेनमार्क की स्कूलों में इस पीपलांतरी मॉडल को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन डेनमार्क में इसको पढ़ाया जा रहा है। इतना बढ़िया काम इन्होंने वहाँ पर राजसमंद में किया था, श्याम सुंदर पालीवाल सरपंच रहते हुए। वहाँ पर पूरी जो गांव ग्राम पंचायत उसको बहुत ही इन्होंने हरा भरा बना दिया, इतने सारे पेड़ लगाए थे, पूरे गांव को निर्मल ग्राम बना दिया, जल संरक्षण का काम इन्होंने किया। वहाँ पर रहते हुए जब वो पीपलांतरी गाँव के सरपंच थे, किसी भी बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी भी बेटी के जन्म पर इन्होंने कहा कोई भी बेटी का जन्म होता तो उस वहां पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। तो हर बेटी के जन्म पर वहां पर 111 पेड़ लगाए जाते थे। साथ ही हर बेटी के जन्म पर ग्राम पंचायत की ओर से 21,000 रुपए की उसकी एफडी होती थी, और माता पिता से एक फॉर्म भरवाया जाता था कि 20 साल से पहले वो बेटी की विवाह, बेटी की शादी नहीं करेंगे। तो ये उनका लगभग बहुत सारे औषधीय पौधे उन्होंने लगवाए, आंवला, एलोवेरा, इस तरह के पौधे लगाए, फूड प्रोसेसिंग शुरू कराई, वहीं आंवला एलोवेरा का जूस निकालना,
एलोवेरा के बहुत सारे जो क्रीम्स वगैरह बनती है वो बनाना, एक तरह से वो काम भी इन्होंने गांव में शुरू कर दिया और सबको बहुत ज़्यादा इन्होंने रोजगार प्रदान किया। माना जाता है भी उस समय उनके कार्यकाल में कोई भी गांव में बेरोजगार नहीं था, तो एक तरह से मॉडल विलेज बना दिया। तो पूरे देश के लोगों ने, देश के जो अलग सरपंच थे, वहाँ के जो भी प्रशासन था, इस मॉडल को फॉलो किया और सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेश में इस मॉडल को फॉलो किया गया था, पीपलांतरी। तो बहुत चर्चा में रहा था जब ये सरपंच थे और इसके बारे में RS मेंस में भी सवाल पूछा गया। आप सर्च करेंगे, नेट पर सर्च करना पीपलांतरी ग्राम, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी इनके बारे में भी। और लास्ट है C अर्जुन सिंह शेखावत, ये पाली के साहित्यकार हैं। देखो इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। लगभग बहुत सारी रचनाएं इन्होंने मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा इनमें लिखा है। और मेन जो इनका साहित्य है वो आदिवासी कल्चर पर है, क्योंकि पाली में है। पाली में आप देखेंगे, पाली का जो लास्ट दक्षिणी छिरा है वहाँ पर गरासिया जनजाति रहती है, तो इन्होंने गरासिया जनजाति के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो ट्राइबल कल्चर के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। राजस्थानी भाषा साहित्य को मान्यता दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है। इनके जो एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो आप लिख सकते हैं भाकर्रा भूमिया ना। आप जानते होंगे वहाँ की जो पहाड़ी है उसको भाकर बोला जाता है, तो भाकर्रा भूमिया नाम से इनकी एक पुस्तक है जो चर्चित पुस्तक रही थी। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो पूछा ही जा सकता है, इसको तो आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जनवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया? ये पता होना चाहिए, सारे जो भी पदाधिकारी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति SK यादव, न्यायमूर्ति PV रेड्डी। मानवाधिकार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, GK व्यास, इनको बनाया गया। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग में, क्योंकि हाल ही में जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित केंद्र सरकार बिल लेकर आई, हाल ही में तो नहीं कहेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल पुराना बिल है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई। वो चेंज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या चेंज किया गया? पहले जो कार्यकाल होता था वो 5 साल का होता था। कार्यकाल जो पहले 5 साल का था, उस कार्यकाल को घटाकर, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, कार्यकाल पहले 5 साल का होता था, वो अब 3 साल का हो गया, यानी कि अब कार्यकाल कम हो गया है। पहले कार्यकाल 5 साल का होता था, अब इसको सिर्फ 3 साल का कर दिया गया। इसके अलावा एक तो ये ध्यान में रखेंगे, कार्यकाल 3 साल का हो गया। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया, अब पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। एज का क्राइटेरिया भी था पहले। अब यहाँ पे सदस्य की बात करें तो सदस्य पहले राजस्थान के जो अभी इसके जस्ट इस संशोधन के पहले 2 सदस्य होते थे, अब यहाँ पर 2+1 सदस्य हो गए, और वो एक सदस्य जो है वो महिला होगी, यानी 3 तो होंगे सदस्य, एक अध्यक्ष होगा, वो एक जो होगी वो महिला सदस्य भी होना जरूरी है, ये भी कर दिया गया। और तीसरा जो है, जो अध्यक्ष होंगे वो पहले चीफ जस्टिस होने चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के, क्योंकि हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ पर व्यवस्था चेंज कर दी गई और वो ये लिख दिया गया कि अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है, अन्य न्यायाधीश भी एलिजिबल होंगे। तो ये चेंजेस हो गए हैं संशोधन के बाद। देखो ये जो मैंने लिखा है ये सारा संशोधन के बाद हुआ है। ये जो संशोधन हुए हैं उस संशोधन को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे साथी जब इस तरह के सवाल आ रहे थे तो काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि उन्होंने 5 साल पढ़ रखा, 3 साल कैसे हो गया, सदस्य 2 थे 3 कैसे हो गए, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस बन सकते थे, ये कैसे हो गए। तो ये जो है वो आप पॉइंट्स लिख देना। एक और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन करने वाला जो सवाल हो सकता है वो लोकायुक्त, आप ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो सकते हैं लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में। ध्यान रखना, ये अगर पूछा जाए अभी वर्तमान में लोकायुक्त कौन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकायुक्त राजस्थान के हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया। ये राजस्थान के लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त के बारे में बता देता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले इनका कार्यकाल 8 साल हुआ करता था, अभी घटाकर इसको वापस से 5 साल कर दिया गया है। अब आते हैं हम अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। जनवरी 2021 में जयपुर में संपन्न मिस राजस्थान 2020, देखो ये मिस राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, मिस इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहा है।
का खिताब किसने जीता? हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मिस इंडिया का फिर भी पूछा जा सकता है, पर क्योंकि राजस्थान की परीक्षा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है मिस राजस्थान के, तो इसलिए आपको मिस राजस्थान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खुशी अजवानी, क्योंकि हम नॉर्मली मिस राजस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको जो कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक आपको बताना है मिस इंडिया 2020 ये कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसके अलावा आप मुझे मिस इंडिया 2019 के बारे में भी बता सकते हैं। ये खास तौर पे इंडिया का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2020 में जो मिस इंडिया रही थी वो तो तेलंगाना की थी, लेकिन मिस इंडिया 2019 में जो रही थी वो राजस्थान से थी, राजस्थान में उदयपुर से थी। इसलिए आप मुझे मिस इंडिया 2019 भी मुझे कमेंट में करके बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बता सकते थे वो मिस इंडिया के अलावा आप जानते हैं मिस वर्ल्ड भी होते हैं। देखो मिस इंडिया हो गई, फेमिना जो कंपनी है वो इसको जारी करती है इनके लिस्ट, मिस इंडिया वो कंपटीशन करवाती है, ऐसे मिस वर्ल्ड भी होती है। और मिस वर्ल्ड का मतलब दुनिया की सबसे जो सुंदर महिला है, सबसे सुंदरी कौन है, और इसके बाद तो हद ही कर दी, इसके आगे बढ़कर मिस यूनिवर्स हो गया, मतलब पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी कौन है। ठीक है, ऐसी प्रतियोगिता भी होती है। ब्रह्मांड में और कितने ग्रह हमें नहीं पता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सुंदरियाँ भी होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भारत से कौन कौन सी ऐसी सुंदरियाँ रही हैं जो मिस वर्ल्ड बन चुकी है और मिस यूनिवर्स बन चुकी है। लास्ट में जाते जाते ये सवाल आपके लिए है। बाकी का जो अब नेक्स्ट टेस्ट है हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे उसके बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप बस मुझे इनका जवाब दे देना। थैंक यू।